पहले तो मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूँ। काफी लंबा अंतराल हो गया, मगर ये एक नए संस्करण के साथ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजकारण की, नेशनल पॉलिटिक्स की। और उसकी वजह यह है कि 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। यह भी एक कारण था आपसे दूर होने का। दोस्तों, एक तो सामाजिक अड़चन आ गई, और उसके बाद 3 दिन मुझे एक राष्ट्रीय चैनल के साथ में जुड़ के चुनाव के नतीजों का समीक्षा करना था, और उसकी वजह से आप लोगों से मिल नहीं पाए। मगर आज के संस्करण में हम एक प्रैक्टिकल, विजिबल और जो हकीकत दर्शी समीक्षा है, एनालिसिस है, ये 5 राज्यों के चुनाव की और उसके मायने क्या है, उसकी बात करेंगे। अभी तो भाजपा ने 3 राज्यों में विजय हासिल की है, मगर वहां के मुख्यमंत्री कौन होंगे उसके बारे में अटकलें लगाई जाती। तो हम उसी से शुरू करेंगे, और साथ साथ में जहां जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताता जाऊंगा, शायद आपने कहीं सुने हो, कहीं नहीं सुने हो। तो बात हम करेंगे पहले राजस्थान की। राजस्थान का जहां तक सवाल है, ऐसा कहा जाता था कि हर 5 साल में वहां की प्रजा सरकार बदल देती है। मगर मेरी बात ही याद रखिएगा, यह अंतिम बार है ऐसा हुआ। राजस्थान में भाजपा ने बहुमत तो प्राप्त कर रही है, 115 सीटें ले आए 200 के हाउस में। कांग्रेस 70 पर अटक गई। मगर क्या ये बहुत बड़ी विजय थी? नो, इट वॉज अ गुड विक्ट्री, दैट्स ऑल। और उसका एक रीजन है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। वो रीजन क्या है दोस्तों? वो रीजन है महारानी साहिबा वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हाँ, आपको ताज्जुब होगा। अपने भैया के साथ में मिलके उन्होंने एक ऐसा खेल रचा था कि उनका मानना था कि भाजपा 100-105 के बीच में अटक जाएगी, और फिर वो अपना खेल कर जाएगी, अपना दबदबा कायम रखेगी। क्योंकि वजह यह थी कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई थी, तो भाजपा की नेतागिरी ने, हाईकमान ने, वरिष्ठ नेताओं ने, नरेंद्र भाई ने, अमित भाई ने, सब ने स्पष्ट स्पष्ट रूप से वसुंधरा राजे के चुने हुए, सिलेक्ट किए हुए काफी कैंडिडेट्स को टिकट देने से मना कर दिया था। हाँ, टिकट देने से मना कर दिया था। परिणामतः तकरीबन 40 ऐसे इंडिपेंडेंट राजस्थान की 40 कंस्टिट्यूएंसी में खड़े हो गए थे, जिनमें से 13 चुन के आए। और ये 13 में से तकरीबन 10 से 11 लोग वो है जिनको स्पष्ट रूप से भाजपा की नेतागिरी ने टिकट देने से मना कर दिया था। मगर है ये भाजपा समर्थित। वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री बने, और जैसे पहले था वैसे ही चलता रहे। मगर क्या ये होगा? एक नाम मैं आपको दूंगा, यूनुस खान, जो वसुंधरा राजे का पिछला टेन्योर था मुख्यमंत्री साहिबा का, तब बहुत लाइमलाइट पे थे। उनसे गुजरे बिना आप वहां नहीं पहुंच सकते थे। ये एक साठगांठ थी, और उसी की वजह है 2019 से 2023 के बीच में जब जब मौका आया, वसुंधरा राजे जी ने गहलोत सरकार को बचाया भी, और उसके सामने गहलोत जी ने भी उनके सामने, उनके बेटे के सामने चल रहे केसेस चलने नहीं दिए। देखिए, राजकारण में अंदर बहुत होता है, ऊपर जो दिखता है वो नहीं होता है। अगर समझ लो ये विवाद पहले से भाजपा में नहीं रहा होता, तो आज सिचुएशन ये आती थी कि भाजपा मध्य प्रदेश की तरह तकरीबन फुल स्विंग कर जाता राजस्थान के अंदर भी। कम से कम 20 से 25 सीटें ज्यादा आनी चाहिए थी। आज आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में वसुंधरा राजे अड़िंगा लगा के बैठी हुई है। उनके समर्थित लोगों के ऐसे बयान आते हैं रोज कि 40 से 50
जो नए इलेक्ट हो चुके हैं एमएलए, वो आके उनको मिलके जाते हैं। बात हकीकत में क्या है पता है? कोई लोग फोन करके ये नए एमएलए को बोलते हैं कि आप वसुंधरा जी को मिल लीजिए, आपका काम हो जाए। यही चक्कर चल, और भाजपा की वरिष्ठ नेतागिरी को पता है। दूसरी भाषा में कहिए, राजकारण की भाषा में, पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में, अगर इफ आई से, शी इज ट्राइंग टू insert pressure onto the high command to select her by showing, ऐसा दिखाने के लिए कि उनके पास बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्या भाजपा की नेतागिरी उनके ये प्रेशर के सामने दब जाएगी, या पूर्णतः हिंदुत्ववादी बाबा बालकनाथ को सत्ता की कमान सौंपी जाए, या फिर कोई तीसरा ही आएगा? मेरे दिमाग में एक नाम है, शायद वो आ सकते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो भारत के लिए ओलंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीत चुके हैं शूटिंग के अंदर। काबिल राजकारण। क्या होता है ये तो अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। 1-2 दिन भी शायद नहीं, ज्यादा लगे, हो सकता है। मगर ये जो राजकारण है ना, राजस्थान का भाजपा का राजकारण, ये कहीं ना कहीं उनको नड़ सकता है। मगर वहां जो देखे आप, तो एक बात स्पष्ट रूप से चल रही थी। 2 साल के पहले का इंसिडेंट जब बुनाया गया कन्हैयालाल वाला, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, पीएफआई की जो रैली कराई गई गहलोत जी द्वारा, सरहद के विस्तारों के अंदर सही सड़कें भी नहीं बनाई गई, ये सब राजस्थान की आम जनता को पता है। आज जब सड़कें बन रही हैं, तब लोगों को समझ में आ रहा है। और वहां के स्थानिक लोग, सरहदी विस्तारों के स्थानिक लोग तो बोलते भी हैं कि आज हमें महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वाकई हम भारत में जी रहे हैं। ये बदलाव है, और इसी बदलाव के जरिए मैं आपको बता सकता हूं बहुत स्पष्ट रूप से कि राजस्थान में अभी परिवर्तन नहीं होगा। 5 साल के बाद पुनरावर्तन होगा, जैसे मध्य प्रदेश में। चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगर मुद्दे की बात करूंगा। मध्य प्रदेश में एक तो मोदी मैजिक तो है ही है, साथ में जो चला वो लाडली बहना के मामा जी का बात चला। दोस्तों समझने की बात है, भाजपा ने उन्हें भी मुख्यमंत्री के तौर पे पहले से नहीं बताया। उनको टिकट भी चौथे राउंड में दी गई वसुंधरा जी की तरह। मगर तन मन से समर्पित शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के बीच में जाके, जो लाडली बहना की स्कीम है, उनका वोट हासिल कर लिया। और आपको ताज्जुब होगा, मध्य प्रदेश में जो वोटिंग हुआ ना, बराबर का वोटिंग हुआ है पुरुष में और महिला में, और महिलाओं के 70% से ज्यादा वोट भाजपा को गए हैं। कमल के चिन्ह के ऊपर मोहर लगी है। उसकी वजह है लाडली बहन स्कीम, और यह भाजपा की नेतागिरी जानती। मगर होगा क्या, ज्यादा करके वहां भी मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह को 2024 में लोकसभा से लड़ा के केंद्र में ले जा सकते हैं। यस, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये होगा। तो उनके होम मिनिस्टर रहे किसी को मुख्यमंत्री पद मिल जाए, हो सकता है। भाजपा के संगठन के माहिर नेता रहे कैलाश विजयवर्गीय को मिल जाए, हो सकता है। कोई और केंद्रीय प्रधान के हाथ में बागडोर सौंपी जाए, हो सकता है। मगर वहां पर वसुंधरा राजे जो कर रही है, ऐसे बागी कोई नहीं, पक्ष के समर्पित कार्यकर्ता। यहां तो महारानी के लिए पर्सनल ईगो पर आ गया। ये डिफरेंस है दो स्टेट्स के अंदर, और उसी की वजह से शायद आप मध्य प्रदेश के परिणाम देखेंगे तो 230 के हाउस में 160 के ऊपर बैठ के जीत के लाना मतलब क्या होगा।
तकरीबन जितना वोटिंग हुआ उसमें से आधे आधा वोट भाजपा के लिए आया। मोर देन 49% वोट टोटल। ये क्या दर्शाता है कि कांग्रेस की तिकड़म को कहीं पर नहीं स्वीकारा गया, कहीं पर नहीं स्वीकारा। प्रजा के मन में एक भाव बहुत स्पष्ट है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्हें जो चाहिए वो, जैसे भाजपा वाले कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार, वो चाहिए। और उनकी समझ में यह बात हो गई है कि केंद्र के सहयोग के बगैर मध्य प्रदेश का भी जिस तरह से विकास चाहिए वैसे नहीं हो सकता। तो शायद लोगों ने मन बना लिया, और ज्यादा से ज्यादा तो मुझे तो ये दिखता है कि महिलाओं के वोटिंग में भाजपा की नैया को, नरेंद्र मोदी की नैया को बहुत सही तरह से पार। इट्स वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर that women voters play a very big role in BJP's victory everywhere. And in MP, they have literally followed the Gujarat pattern. I would say that. जहां महिलाओं की बात हो गई, तो अब चलते हैं छत्तीसगढ़ में, जहां पर मौका है कि शायद एक महिला मुख्यमंत्री हमें छत्तीसगढ़ में बैठी हुई दिखे। यस, नाम नहीं लेने वाला मैं, मगर है सांसद जिनको चुनाव लड़ाया गया था, और वो नई मुख्यमंत्री हो सकती है। छत्तीसगढ़ में काम क्या कर गया दोस्त? देखिए, दो चीजें काम कर गई वहां पर। आदिवासी इलाकों में, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, आदिवासी इलाके जो है बस्तर और उनके आसपास के, काफी आदिवासी सीटें हैं। वहां पर ग्रामीण प्रजा क्या कहती थी? कहती थी, सर आज तक इतनी सारी बातें हो गई, भारत विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, मगर हमारे घर के पास चल के वोट नहीं आया था, हमें मीलों जाना पड़ता था, और कभी कभी रास्ते में रुकावटें आती थी, तो हम वोट नहीं कर सकते थे। इस बारी सरकार ने यह ध्यान रखा है, केंद्र सरकार ने, और जिसका ऑब्जेक्शन भूपेश बघेल ने नहीं किया, क्योंकि वो समझते थे ये सब उन्हीं के लिए हो रहा है। सी दैट्स कॉकनेस टू द कोर। इस बारी वो ग्रामीण, ट्राइबल, फार रीचिंग इलाके, जहां पर लोग वोट नहीं कर सकते थे, वो जाके वोट कर सके, और सब ने ज्यादा करके सभी सीटों पर भाजपा को जिताया। सिंहदेव जी हार गए। कैसे हार गए, कोई बताएगा मुझे? यही वजह, महिला वोटर, साथ में ट्राइबल वोटर, और ऊपर से छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप। लोगों के मन में एक बात घर कर गई कि ये तो महादेव के नाम को भी झुठला रहे हैं, और लोगों को यह विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसकी वजह क्या थी? सच है, गलत है, whether it was planted or not, whatever it was, 7.5 करोड़ का रोकड़ रकम का एक ढग, a pile of money, जब लोगों के सामने देखा, और वो ऐप के मालिक ने दुबई से जो स्टेटमेंट दे दिया कि हम तो बघेल जी के लिए ये करते, वहां बात तमाम हो गई। छत्तीसगढ़ के अर्बन रर्बन सभी इलाकों के अंदर आप कितना भी करो, कुछ भी करो, ये बात तय हो गई थी कि लोग वोट तो देंगे भाजपा। परिणामों में दिखता है, एग्जिट पोल्स, पेड अप मीडिया, सब चले गए, बातें करते रहे सब। मुझे अब पता है, मैं एक नेशनल न्यूज में, नेशनल चैनल पर बैठा हुआ था सुबह 7 बजे से, एक हिंदी चैनल के ऊपर पहले, और उसके बाद एक इंग्लिश चैनल के ऊपर, इंडिया न्यूज में और न्यूज एक्स में। हमें पता चलता था कि ये जो पत्रकार है, बिकाऊ पत्रकार, जिसे हम पंचमकार कहते हैं, वो सभी ने अपना काम बहुत बखूबी किया, बखूबी काम किया। पोस्टल बैलेट्स आए, कांग्रेस थोड़ी आगे चल रही थी,
भाजपा पीछे। तो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि लोगों ने इस बारी भाजपा को सबक सिखाया, ये किया वो किया वो। मगर जब 9:30-10 बजे ट्रेंड्स बदलने शुरू हुए ना, और जो आंकड़े आने शुरू हुए, उसी वक्त तकरीबन 10 बजे छत्तीसगढ़ बदला। 4-5 राउंड की काउंटिंग हो गई, और फिर जो रील लीड जाने लगी तो लोगों की समझ में आया। हम तो जानते थे, 30-35 साल से पत्रकारिता तो करते आए हैं, बहुत चुनाव देखे हैं। पहले 2 घंटे में कुछ भी स्टेबल नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल इट इज गुजरात लाइक स्वीप। मध्य प्रदेश में वो पहले से दिखने लगा था, मगर छत्तीसगढ़, राजस्थान नहीं दिख रहा था। वसुंधरा जी का खेमा भी बहुत खुश था, जो चल रहा था ना डिंग डोंग, 78-80, 80-82 बोला, क्योंकि उनको पता था जब तक ये स्थिति नहीं होगी उनका वजन नहीं आएगा। हमने देखा, और अब जाके ये जो पत्रकार है, काफी है हमारे यहाँ सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में, जो एंटी गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट तो नहीं कहा जाना चाहिए उनको, जो एंटी बीजेपी है, 11, 11:30 को उनका पूरा टोन ही बदल गया था। अब देखे, आपने तो देखा होगा, काफी चीजें देखी होगी नेशनल टेलीविजन के ऊपर, कि ये हो गया इसकी वजह से हार गए, ये हो गया इसकी वजह से हार गए। मैं तेलंगाना की बात करूंगी। तेलंगाना के अंदर एक बहुत सही चीज हुई कि भाजपा ने 1 से अपना स्कोर 9 पर ले गए, 8 पर ले गए। मगर किया क्या पता है? कांग्रेस की सहायता की। ये जो वोटर खींच के ले गए, वो सब वोटर टीआरएस के थे। हाँ। अब वोट शेयर देखिए, पता चल जाएंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट जो होता है, उसमें नंबर 2 और नंबर 3 बुरी तरह से हार जाते हैं, और नंबर 1 को बहुत ही अच्छा विजय मिलता है। मगर वहां भी कांग्रेस जीती, मगर क्या, हाफ वे मार्क से थोड़ा सा ऊपर। ये तो ठीक है, टीआरएस के रूल से, चंद्रशेखर राव के रूल से वहां की प्रजा इतनी त्रस्त थी कि उन्हें कोई विकल्प चाहिए था, और भाजपा ने विकल्प के तौर पे अपने आप को पेश नहीं किया है पिछले 6 महीने। उसी वजह से सब वोट कांग्रेस को गए। सही है, जीत गए। दैट इज अ विक्ट्री, बट इट वॉज नॉट अ कन्विंसिंग विक्ट्री एज सच। In a house of 119, when you have just 63, it's a wafer thin majority, my friends. और ये वेफर थिन मेजोरिटी होती है ना, वहां सरकारें 5 साल चलना मुश्किल होती। लास्ट मोमेंट तक तेलंगाना सरकार के, मतलब टीआरएस ग्रुप के प्रवक्ता हमें नेशनल मीडिया पर कहते रहे, वी विल वेट टिल द लास्ट रिजल्ट कम्स। रिसोर्ट पॉलिटिक्स की वहां बात हो रही थी, ये रिजल्ट में भी, क्या 10-15 को उठा लेंगे? हो सकता है वहां पर वो हो सकता है। वो स्थिति तो शायद राजस्थान में भी निर्मित करने की कोशिश की जाए, वेदर इट इज हेल्थी फॉर डेमोक्रेसी और नॉट। मगर राजकारण में ये सब होता है, समझ के चलो। और हम अब 5वीं स्टेट की बात करें, मिजोरम की। मिजोरम में भी नई पार्टी आ गई, जेडपीटी, जोरम पब्लिक मूवमेंट। उनके जो नेता है, उनका बहुत इंटरेस्टिंग पास्ट है। आईपीएस ऑफिसर है, एक समय में इंदिरा गांधी जी की पर्सनल सिक्योरिटी में भी थे। फिर राजकारण के अंदर प्रवेश किया, लोकसभा में आए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में लोकसभा में से गए बाहर। राज्य की विधानसभा में आए, वहां भी एंटी डिफेक्शन में गए बाहर। फिर भी लोगों ने उनको स्वीकारा। वजह क्या थी? कि प्रजा त्रस्त थी कांग्रेस और एमएनएफ से। एमएनएफ जो है वो एनडीए का पार्टनर है, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनल अलायंस में, एनडीए का। मगर वो जोरमथांगा ने
नरेंद्र मोदी जब नॉर्थ ईस्ट में थे, मिजोरम में थे, तो उनके साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दिया। सो दैट मीन्स प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वो अलायंस नहीं था। मिजोरम में तो चुनाव लड़े, अलग अलग लड़े, भाजपा 1 से 2 पर गई और कांग्रेस 8 से 1 पर चली गई। मगर वोट्स की बात करें तो वहां पर भी जेडपीएम जो है वो सबसे ज्यादा 37-38% वोट लेके 27 सीटें जीत गई 40 के आवाज पर, जबकि एमएनएफ 10 सीटों पर रह गई। उनका वोट कितना कम था, सिर्फ 2%। तो वहां की जो प्रजा है, वो प्रजा ने इस बार तय कर लिया था कि हम चेंज करना चाहते हैं। वो चेंज कैसा होगा उनको नहीं पता है, मगर दे डिड नॉट वांट कांग्रेस और एमएनएफ। एज ए रिजल्ट दे ऑल वोटेड फॉर अ न्यू वन, न्यू अननोन एंटिटी। ये चीजें हमारे देश में लोकशाही में होती रही है। आज से 10-12 साल पहले जब आप आई दिल्ली के अंदर, क्या किया था प्रजा ने? उनको सराहा था, दे वेलकम। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर। और यहां पर भाजपा की स्थिति तेलंगाना के अंदर जो एआईएमआईएम की थी 2018-19 में, वो स्थिति भाजपा की यहां पर आज है मिजोरम के अंदर। वहां पर 3% वोट के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 7 सीटें जीत चुकी थी। इस बार डेसिमेट होके उससे भी नीचे आ गई है। यहां पर भाजपा ने 2 सीट जीती है, मगर उनको वोट मिला है सिर्फ 5.06%। ये क्या दर्शाती है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड इलाके में भाजपा का मैसेज है। तो मुझे यह ताज्जुब नहीं होगा कि भाजपा एनडीए के फोल्ड में जेडपीएम को ले आए। वहां पर यही होता है, क्योंकि स्टेट लेवल का गवर्नेंस सही तरीके से करना है तो सेंटर के फंड्स की आवश्यकता रहती है। और ये तभी जब हो सकता है जब स्टेट में गवर्न करने वाली पार्टी और सेंटर में रूल करने वाली पार्टी दोनों एक ही सिस्टम में, एक ही पॉलिटिकल अलायंस में। देखिए आप, ये बातें शायद लोगों ने नहीं बताई होगी, मगर एक चीज और मैं बताने वाला हूं कि अब जो रेस चल रही है ना नए नए मुख्यमंत्रियों की 3 राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अभी वहां देखना, देखो राजस्थान सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी। ये तो प्रेशर बना रही है महारानी जी, तो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं भाजपा में हूं, भाजपा समर्थित हूं, मगर मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल है, तो आप मुझे मुख्यमंत्री फिर से बनाइए। अभी ये बात नरेंद्र मोदी को या अमित भाई शाह को हजम होगी? जहां तक मैं जानता हूं नहीं होगी। जहां तक मैं जानता हूं नहीं, क्योंकि नरेंद्र भाई का ये हिसाब किताब रहा। महाराणा जी के साथ में तो बहुत कुछ हिसाब किताब है 2014 से, वो बात आज नहीं करेंगे। मगर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। जब आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, जब ये महामंत्री हुआ करते थे भाजपा गुजरात के, और छोटे से सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए, संचालन के लिए वो आए हुए थे सूरत के अंदर। और एक महाशय जिनका नाम लेना उचित नहीं है अभी, आके यहाँ के जो उस वक्त के शहर के प्रमुख थे, उनसे ऐसी भाषा में बात करने लगे जाने जाने के वो है तो भाजपा है। और उस वक्त तो भाजपा की स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत भी नहीं थी। उनको बनाने की कोशिश हो रही थी, भाजपा को खड़ा करने की कोशिश हो रही थी। और उन्होंने जिस भाषा में बात किया, नरेंद्र भाई बाजू में बैठे थे, उनको तो पता भी नहीं था कि ये कौन है। उनके जाने के बाद उन्होंने पूछा, नरेंद्र भाई ने पूछा ये महाशय को, हमारे शहर के प्रमुख को, कि ये कौन थे जो बात करके गए, ऐसी उटपटांग बातें करके गए। उन्होंने नाम दिया, बोला उनको बुलाओ, फिर से को बुलाया गया। और उनको कहा गया कि मैं ये हूं, मैं भाजपा का महामंत्री हूं सूरत प्रदेश का, और मैं आपको कहता हूं आपको टिकट नहीं मिलेगी। आप कुछ भी कर लो, कहीं से भी चिट्ठी लेके आओ, आपको टिकट नहीं मिलेगी। भाजपा ऐसा पक्ष है जो कार्यकरों पे चलता है, नेताओं पे नहीं। देखिए आज बात उल्टी हो चुकी है, बात बात मैं मानता हूं
कि नरेंद्र मोदी है तो भाजपा है, मगर ये इनका माइंडसेट रहा है कि पक्ष के कार्यकर पहले, और जब कोई कार्यकर बदतमीजी करता है, कुछ बातें करके प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, तब उनका काला चिट्ठा भी खोलना इनको आता है। और ये चिट्ठे खोले जाएंगे, पब्लिक में नहीं शायद, मगर प्राइवेट में उनको बुला के बताया जाएगा। 2014 से जो वाकये हुए हैं, यहां डिस्कस करना ठीक नहीं है सोशल मीडिया पर, तो मैं नहीं बोलूंगा उसके बारे में। मगर एक बात बराबर समझ लो, दोनों के बीच में, नरेंद्र भाई मोदी और महारानी जी के बीच में लंबा इतिहास है। ताज्जुब होगा आपको। महारानी जी ऐसा समझती थी एक जमाने में कि वो इक्वल है, तो इनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जा सकता है, तो हमें क्यों नहीं। होती थी ऐसी बात, काफी लोग करते थे। इससे आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मगर दोस्तों, जहां तक मुझे समझ में आता है, ये जो तीन मुख्यमंत्रियों की बात है ना, शायद मैं गलत भी हूं इसको, आपके सामने एक कैलकुलेटेड गेस रख रहा हूं, आपके सामने एक कैलकुलेटेड गेस। छत्तीसगढ़ में एक महिला मुख्यमंत्री होगी, मध्य प्रदेश में कोई सेंट्रल मिनिस्टर या राष्ट्रीय संगठन का नेता होगा, और राजस्थान के अंदर या तो पूरे हिंदुत्व की छवि रखने वाला बाबा बालकनाथ जैसा कोई नेता होगा, या फिर देश को गौरव दिलाने वाले कोई राजनेता जैसे कि राज्यवर्धन सिंह राठौर। आपको क्या लगा, कैसा लगा मेरा ये बात करना? हाँ, अगर हो सके तो आप यूट्यूब पर जाके, ये 2 दिनों जब मैंने राष्ट्रीय चुनाव चल रहे थे, या 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, राष्ट्रीय चैनलों के ऊपर, इंडिया न्यूज के ऊपर, न्यूज एज के ऊपर, जो डिबेट्स के अंदर भाग लिया और मेरा दृष्टिकोण रखा, उसको अगर आप देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। उस पर से भी आपको काफी पता चलेगा। मगर नटशेल के अंदर मैं जो बता रहा हूँ, ये यहाँ पर ये बेसिक बात ये है कि देश के अंदर अब देश को खोखला करने वाली प्रवृत्तियां जो जो राज्यों में चली है, वहां पर प्रजा की गाज बहुत बुरी तरह से गिरी। राजस्थान का एक इशारा काफी है, समझ जाइए, वरना बहुत तकलीफ होने वाली है कई लोगों को आगे चलते। तो मित्रों, आप हमें देखते तो हैं, फिर से देखेंगे आप, अच्छी तरह देखिए दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है 2024 के परिक्षेप में। और अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट 2024 में क्या होगा। देखिए, देखिए दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2024 में आने वाला है। जो ये डॉटेड एलायंस है ना, INDI, वो खत्म हो गया, समझो। कांग्रेस अब तक लीवरेज लेके चलता था 2024 में कि हम सबसे बड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अब उनके पास वो लेवरेज नहीं रहा, ये हारने के बाद। राजस्थान में उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, गई। मध्य प्रदेश में दावा करते थे सुबह 8:30 बजे तक 130 सीट जीत जाएंगे, 130 की आधी आई, तो वो लिवरेज खत्म हो गया। अब होने क्या वाला है? अब होने क्या वाला है? देखो, ममता दी ने तो अपने आप को दरकिनार कर लिया है। सबसे ज्यादा दुखी इस वक्त ममता दीदी, क्योंकि उनकी राजनीति अब नहीं चलने वाली। जैसे कांग्रेस का हाल हुआ, वैसा लोकसभा के अंदर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का न हो, देखते रहना। 18 सीटें थी भाजपा की, बहुमत सीटें TMC के पास थी। रोल रिवर्सल हो जाए 2024 में, मुझे कोई ताज्जुब नहीं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की नैया डूब गई, जातिवादी कार्ड नहीं चला। आपके लिए तो ऐसे ही दिक्कतें आके खड़ी है। दिल्ली और पंजाब में वो क्या करेंगे, किससे शेयरिंग करेंगे? कांग्रेस, इस कांग्रेस से, कि जो अपने राज्य भी नहीं बचा सकता, शेयरिंग नहीं होगी। अगर DMK को साथ में लेके चले इंडिया अलायंस में, तो ऐसे ही लोग उनसे अलग हो जाएंगे।
सनातन को खत्म करने की बात है, गौमूत्रधारी राज्य कहने की बात है। लोग नहीं स्वीकार करेंगे इन 8-10 बड़े राज्यों में। हालत क्या होगी? दक्षिण की पार्टी, अरे देखो साहब, दक्षिण की 155 सीटों में से पिछले बारी 39 सीटें भाजपा जीती थी। और मेरा यह दावा है, आज जिस प्रकार की स्थितियां निर्माण हुई है पॉलिटिक्स के अंदर, उसके बाद 45 सीटें इस बारी भी भाजपा कम से कम जीतेगी। तमिलनाडु जैसे राज्य में से डीएमके और एआईएडीएमके को हरा के 3 से 4 सीट जीत सकती है भाजपा। देखिए आप, तो 2024 की रेस एक्चुअल में देखा जाए ना, तो एक घोड़े वाली रेस है। बाकी सब दौड़ेंगे, दौड़ेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि ये लड़ते झगड़ते रहेंगे अंदर अंदर। झगड़ते झगड़ते 2024 के चुनाव आ जाएंगे और झगड़ते झगड़ते ही चुनाव में जाएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर एक ही उम्मीदवार होने की बात है, 5-6 खड़े हो जाएंगे अलग अलग पार्टी के। कोई कांग्रेस का, कोई सपा का, कोई बसपा का। परिणाम क्या आएगा आपको पता है? ऐसे मामलों में तो मैं तो अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 2024 में 303 सीटें थी भाजपा की, ये हाउस में है, उससे बढ़ के 325-30 तक चली जाए तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। एंड कांग्रेस विल बी सो बैडली डेसिमेटेड, इट लुक्स लाइक that they will not be able to cross half century once again. आधी सदी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो बाकी की तो बात ही करते हैं। हाँ, आपका नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा, एक की जगह 3-4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, पंजाब में जीत के, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। सो द यू नो बैटल लाइन्स आर सेट नाउ। और एक बात याद रखना, प्रधानमंत्री जी ने 3 दिसंबर को विजय के बाद भाजपा के कार्यालय से, दिल्ली से जो बात कही है ना, उन्होंने जातिवादी कार्ड को पूरे पूरा ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ 4 जाति है, महिला है, यूथ है, किसान है, बात खत्म कर दी। और अति गरीब लोग हैं। बस अब जाति, जाति का मतलब सिर्फ ये कुंभार, लुहार, ब्राह्मण, बनिया वो नहीं। दोस्तों, सही मायनों में भारत प्रगति कर रहा है। एंड नाउ नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप अस if 2024 results, as I predicted, come. We will be the third largest economy in the world by 2026 end. तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक ही गुजारिश करूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमें माफ कर दीजिए, इतना लंबा वक्त लगा हमें इस बारी, क्योंकि कोई सोशल कमिटमेंट्स अनअवॉइडेबल आ गई थी। और साथ ही साथ में ये चुनाव के नतीजे, जिनके लिए हमें जाना पड़ा दिल्ली में। मित्रों, आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अवर वीडियो, और हमें प्रोत्साहित भी करिए प्लीज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।